हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 11। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स का, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हमें पता है हम क्या समझते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो फोर्स है वो क्या होता है। अब तक यही बताया गया है कि जब हम किसी भी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं वही क्या होता है, फोर्स होता है। लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती है। जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, उसके अंदर मोशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, वो भी क्या है, फोर्स है। कोई बॉडी हमको ऑब्जेक्ट है नीचे लाई कर रहा है, उसको हम अपलिफ्ट करते हैं, वो भी क्या है, फोर्स है। ठीक है, किन भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं उसमें भी क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। तो देखिए फोर्स क्या है, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकती है, मोशन को भी। कोई बॉडी स्पीड से चल रही है उसकी स्पीड को कम भी कर सकती है, कोई बॉडी स्लो चल रही है उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती है। ऐसे अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको मूव भी करवा सकती है, और कोई बॉडी मूव करने लग रही है तो उसको रेस्ट पर भी ले आने का काम कर सकती है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो फोर्स है, फोर्स दूसरी बात जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होती है, पुश और पुल भी होती है। तो जनरली देखें तो जो फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और जो फोर्स है, फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से। और इसका जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये बात हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद देख लेते हैं न्यूटन ने क्या दिया था हमें, डिफरेंट डिफरेंट लॉज दिए थे। उन्होंने जो फर्स्ट लॉ बताया था उसमें क्या बताया था, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या है, जब तक कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो रेस्ट पर है, चाहे वो मोशन में है, या वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के क्रॉस मूव कर रहा है, तो जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी और ऐसे ही डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगी। An object at rest stays at rest, and an object is in motion stays motion with the same speed in the same direction unless and until an external force is or the unbalanced force is acting on it। यही बात है, sometimes refers to as the laws of motion। यही बात हमने बताई है, जब तक कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगाई जाएगी, जब तक कोई भी स्टेट के अंदर चेंज नहीं होगा, चाहे आप अगर बात करो किसकी, रेस्ट की, चाहे आप बात कर लो किसकी, मोशन की, चाहे आप बात कर लो किसकी, डायरेक्शन की। ये बात हमें क्लियर है। तो फिर इस चीज का अपोज करता कौन है, उसको क्या बोलते हैं। तो हर बॉडी के अंदर, चाहे वो कितनी स्मॉल माइन्यूट बॉडी क्यों ना हो, या कोई भी कितनी एनलार्ज बॉडी क्यों ना हो, हर किसी की एक इंटरनल एबिलिटी होती है। इस टर्म्स में अगर बात करें तो वो क्या होती है, इनर्शिया। क्या बताया हमने, वो होती है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, एक इंटरनल एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती है तो वो उसका क्या करती है, ओपोज। वो कैसे करती है, जैसे अगर कोई भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, मतलब कि फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस एक्सटर्नल फोर्स को ओपोज करने का काम करता है। अगर कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को धकेलता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जितना उससे बन पाएगा उतना ही वो ओपोज करेगा उसको, वो अपने पोजीशन पर ही रहने की कोशिश करेगा। तो यही बात है, देखिए उसी टर्म को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टेंड्स टू कंटिन्यू इन इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द आउटसाइड फोर्स। यही बात हमने आसानी से समझा दी। इसको आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डायग्राम देखिए, इस तरह से हमें क्या बताया जाता है कि जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर हमें ड्राइविंग करते टाइम सीट बेल्ट वेयर करनी जरूरी होती है फॉर आवर सेफ्टी पर्पज। वो क्यों होती है, जब गाड़ी मूव करती है विद अ पर्टिकुलर स्पीड और द वेलोसिटी, उस टाइम पर क्या होता है, अगर बाय चांस सडनली हमें ब्रेक लेने पड़ जाते हैं गाड़ी के, उस टाइम पर क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है, जिसके कारण हमारी बॉडी रेस्ट पर रहने की कोशिश करती है, जब हम एकदम से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो पीछे की तरफ कोशिश करेगी, सॉरी मोशन में रहने की कोशिश करेगी, लेकिन जब ब्रेक अप्लाई कर दे तो वो किस पे आ रही है, रेस्ट पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो फेस है वो कहां पर जाके टच करेगा, हिट करेगा, इन दी फर्दर डायरेक्शन। अगर हमने सीट बेल्ट वियर की होगी तो हम इस तरह से फर्दर डायरेक्शन में हिट करने के बजाय क्या रहेंगे, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर ही बने रहेंगे और हम हर्ट भी नहीं होंगे।
दूसरी बात अगर देखिए, हमारे पास यहां पर दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो बॉक्स है और एक क्या है, कार है। ये बॉक्स किस पे है, रेस्ट पर है। ये कार किस पे है, मान लिया मोशन में, ये ऑलरेडी क्या है, मोशन में। जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इन दी सेम डायरेक्शन, लेकिन ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओपोज करेगा उस फोर्स का, और ट्राई करेगा किस पे रहने की, अपनी मीन पोजीशन पर ही रहने की। तो ये भी क्या है, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉक्स का क्या है, इनर्शिया। सिमिलरली अगर कोई मूविंग कार है, उस पर आप पीछे से फोर्स लगाते हो, तो वो गाड़ी क्या करेगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी बजाय ये पर्सन इस तरफ से अगर फोर्स अप्लाई करता, तो क्या होता, ये गाड़ी इस पर्सन को हिट करके चली जाती। क्यों करती है ऐसा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इन दी सेम डायरेक्शन या इन दी सेम मोशन रहने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या करेगा, हिट करेगा। अब ये देख लीजिए, हमने बताया था डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में हम इसको अलाउ करवा रहे हैं, मूव करवाने, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, ये इस तरह से स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने लग रहा था। जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, सीधा ही मूव करता चला जाएगा, ये कार इन दी स्ट्रेट डायरेक्शन ओनली मूव करेगी। तो इसको हमें टर्न करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इस कार का क्या है, इनर्शिया है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को ऑन इट्स ओन चेंज नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, फोर्स के। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पहले मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये लॉ क्या कहता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो फोर्स अप्लाई की जाती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके। ये बात क्लियर है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। को आपको यही बता देते हैं, जो मोमेंटम, दो तरह के मोमेंटम होते हैं, लेकिन क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो अभी तो क्या हमारा आज के सीजन के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास ऑफ द बॉडी का और उसकी वेलोसिटी का। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। हमें पता है वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम वो भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, हमें पता है मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन जाएगी। ये बात तो हमें क्लियर होगी कि मोमेंटम क्या होता है। इसी के अकॉर्डिंग अब हम इस बात पर वापस से आ जाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए, स्टार्टिंग में इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अभी आपको इसको तो ध्यान में नहीं रखना है, सबसे पहले मेरी बात देखिए, उसके बाद ही हम इसको पढ़ेंगे। हमने कंसीडर कर लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम क्या ले लेते हैं, मास हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल m, और उसकी वेलोसिटी को कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल v। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था जो मोमेंटम है, मोमेंटम जिसका p उसको क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या बताया गया है, जो फोर्स है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बात तो ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फोर्स रख लेते हैं एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डी बाई डी टी ऑफ पी, डी बाई डी टी ऑफ पी किसका, मोमेंटम का। तो यहां से अब हम अगर क्या कर ले, यहां पर प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस कर ले, कोई भी के मान लिया हमने, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ, और पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एम इंटू में वी। ये बात क्लियर है। डी बाई डी टी का मतलब क्या, चेंज है, डेरिवेटिव है। अब इससे जब आगे नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, फोर्स इक्वल्स टू के, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो के ये आ गया m, और क्या बच गया, डी बाई डी टी किसका, v का। v क्या है, वेलोसिटी। हमें पता है क्या,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो इसको क्या लिखा जा सकता है कि m इंटू में a, k की वैल्यू अगर क्या मान लें, इफ k इक्वल टू क्या मान लिया हमने 1 मान लिया, तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो जो फोर्स है, फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर आ जाइए आप, इस बात को देखिए। अब इसमें क्या किया, यही बात हमने यहां पर मेंशन की है। अगर हमने ऑब्जेक्ट का मास क्या ले लिया, स्मॉल m, और वेलोसिटी कंसीडर कर ली स्मॉल v, तो जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू वी के इक्वल हो जाएगा। ये बात मेंशन की है। लेकिन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ p, और p की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें यह भी पता है, जब हम m कॉन्स्टेंट को बाहर ले लें तो डिफरेंशिएशन किसका बच जाएगा, वेलोसिटी का। और हमें यह भी पता है तो d बाई डी टी किसके इक्वल होता है, d बाई डी टी एक्सेलरेशन के। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई मास इंटू एक्सेलरेशन। यही चीज हमें क्या करनी थी, डिराइव करनी थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। अब इसके बाद देख लेते हैं कंसिक्वेंसेस क्या होती है न्यूटन सेकंड लॉ की। पहली तो हमें देखो, अब हमें बात क्या ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। उसके साथ साथ ये हमारे माइंड में भी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वहां पर जीरो है उस केस में। कब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस की बात कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस की बात कर रहे हैं। उस केस में क्या है, एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल है। तो उस टाइम पर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, जीरो आएगी। इसीलिए क्या कहा जा सकता है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही, ना वेलोसिटी चेंज हो रही, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, फोर्स भी क्या होगा, जीरो ही होगा। दूसरी अगर बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। एक्सेलरेशन किसके कारण होती है, फोर्स अप्लाइड के कारण होती है। क्योंकि अगर हम फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे तो ना तो क्या होगी, ना तो स्पीड चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी तो चेंज कहां से होगी, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलके ही तो क्या बनाती हैं, वेलोसिटी बनाती हैं। तो फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीजों को चेंज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है फोर्स। तो फोर्स क्या क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब उसके अलावा देखें, जो हमारे फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है मास, मास में क्या आ गया, मास को हम क्या लिख सकते हैं, एम की पावर 1। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट हमें पता क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब लेंथ की पावर क्या है, 1, और टाइम की पावर क्या होगी, -2। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा किसके लिए, फोर्स के लिए, वो क्या जाएगा, m1L1T-2। ये ऑल ओवर क्या हो गया, सेकंड लॉ हो गया न्यूटन्स का। थर्ड लॉ को और देख लेते हैं, ये तो बड़ा ही सिंपल लॉ है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उतनी सेम क्वांटिटी का फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर अप्लाई करता है। ये क्या है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखिए, देयर इज दिस मीन्स दैट व्हेन यू पुश और पुल अ वॉल, it pushes back on you with a force equals to the length of the force you exerted। तो देखिए यहां क्या है, ये पसीनों के साथ प्रेजेंट है, क्योंकि ये बहुत टाइम से क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जितना ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स इस पर्टिकुलर अलमीरा को मूव करवाने के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसीलिए इसके अंदर हमें मोशन नहीं दिखाई दे रहा।
लेकिन फोर्स तो अप्लाई हो रही है। और इतना ही सेम फोर्स ये भी क्या करेगी अलमीरा, इस पर्सन के ऊपर अप्लाई कर रही है। ये हमें क्या बताता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो आज ही अपने सेशन को ज्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों लॉज क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट्स हैं इन तीनों लॉज के अकॉर्डिंग उनको भी मेंशन करने का काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।